हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस आप लोगों के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमेशा डेडिकेटेडली काम करता रहा है और आगे भी इसमें इसी प्रकार से करता रहे। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट इसका हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ने। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आंसर हमारा आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में एल एन ई का कोड आपसे पूछा जा रहा है। एल एन ई का कोड हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 3 के अंदर एल एन ई एक कोड हमें नजर आता है। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या एल एन ई लाइन नंबर फर्स्ट में, लाइन नंबर सेकंड में और लाइन नंबर फोर्थ में भी प्रेजेंट है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइन नंबर 1 में एल एन ई प्रेजेंट नहीं है, लाइन नंबर 2 में एल एन ई प्रेजेंट नहीं है और लाइन नंबर 4 में भी एल एन ई प्रेजेंट नहीं है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 3 के अंदर एल एन ई आपका एक यूनिक कोड है। एक कैसा कोड है? यूनिक कोड है। तो अल्टीमेटली हमें एक यूनिक वर्ड यहां पर दिया होगा, लाइन नंबर 3 में एक यूनिक वर्ड दिया होगा जो बाकी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन में दो दो यूनिक कोड और दो दो यूनिक वर्ड आ जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार ये चेक करना पड़ेगा क्या लाइन नंबर 3 में और भी कोई यूनिक कोड प्रेजेंट है क्या। तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 3 में एस एन के, आप देखिए एस एन के यहाँ भी है, एस एन के यहाँ भी है, तो ये तो यूनिक नहीं हुआ, ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो आर टीवी की बात करते हैं तो आर टीवी यहाँ है और आर टीवी यहाँ भी है, तो ये भी यूनिक नहीं है, ये भी कॉमन है। अब आर आई वाई की बात करते हैं तो देखो ये आर आई वाई यहाँ है और यहाँ भी है, तो ये यूनिक नहीं है। अल्टीमेटली अब हमारा कंफ्यूजन ये क्लियर होता है कि लाइन नंबर 3 में ओनली एल एन ई एक ऐसा वर्ड है जो यूनिक है। तो अब लाइन नंबर 3 में हमारे पास राइज विद एवरी चैलेंज दिए गए हैं। तो इनमें हमें ये देखना है कि यूनिक कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि राइज आपका एक कॉमन वर्ड है, राइज आपका सेकंड लाइन में है तो कॉमन हो गया, ये तो यूनिक नहीं रहा। विद आपका देखिए विद भी कॉमन है। ठीक है, चैलेंज को देखो, चैलेंज भी कॉमन है। अल्टीमेटली हमारे पास एवरी एक ऐसा वर्ड निकल के आता है जो यूनिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एन ई के लिए जो वर्ड बनेगा वो वर्ड बनेगा एवरी। एवरी का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर आई वाई, तो दोस्तों आर आई वाई यहां पर है। आर टी वी, दोस्तों आर टी वी यहां पर है। आर ओ आई, तो दोस्तों आर ओ आई यहाँ तो नहीं है, फर्स्ट में सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि आर ओ आई एक ऐसा वर्ड है, सॉरी एक ऐसा कोड है जो यूनिक है, मतलब जो कहीं पर भी नहीं है, जो इन चारों लाइनों के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो यहां पर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है दोस्तों जिसके अंदर एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो यहां प्रेजेंट नहीं हो। फेसिंग प्रॉब्लम्स विद हेल्थ, यहां इनमें से वो नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे हम पहले एक बार ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जैसे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में राइज दिया है, तो राइज आपका देखो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। चैलेंज देखो, चैलेंज भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन अबोव देखना दोस्तों, अबोव यहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो यस दोस्तों, ये हमारा आंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा यही आंसर होगा, लेकिन ये आंसर हो सकता है। अब देखिएगा, राइस तो हमने चेक किया था, ये तो कॉमन है, ऊपर प्रेजेंट है।
चैलेंज को भी हमने देखा था, ये भी प्रेजेंट है। अब हेल्थ को देखिए, हेल्थ हमारे पास, हाँ दोस्तों हेल्थ हमारे पास यहाँ पे दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 में भी देखना, डे, डे आपके पास यहाँ है क्या? यस दोस्तों, डे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। राइज और चैलेंज तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक वर्ड ऐसा देखना है, उस एक ऑप्शन के अंदर एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो यहाँ प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें तीन जो वर्ड है, तीनों के तीन प्रेजेंट है। अब यहाँ देखो, विद हमारे पास प्रेजेंट है, राइस भी प्रेजेंट है, चैलेंज भी प्रेजेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, एवरी दिया गया है, एवरी को देख सकते हैं, एवरी आपका यहाँ पे है, ठीक है। और आप देखिए राइस भी है और चैलेंज भी है, तो कुल मिला के ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली मैं इस बात को यहाँ पे कंक्लूड करके कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमें अबोव दिया है। अबोव हमारा एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं था। जिस प्रकार से ROI प्रेजेंट नहीं था, तो अबोव एक ऐसा वर्ड हुआ जो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो इस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। फेसिंग का कोड हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए जरा फेसिंग देखो, एक तो यहाँ पे है आपका, हाँ जी, फेसिंग एक तो यहाँ पे है और एक फेसिंग आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली लाइन के अंदर और चौथी लाइन के अंदर फेसिंग कॉमन वर्ड है। अब आप देखो कि फेसिंग के अलावा फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में और भी कुछ कॉमन है। आप कहोगे दोस्तों कि प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ नहीं है, विद यहाँ नहीं है, नीचे नहीं है, हेल्थ यहाँ नहीं है। अल्टीमेटली फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में ओनली फेसिंग कॉमन है। तो इनकी जो कोडिंग है, फर्स्ट एंड फोर्थ की जो कोडिंग है, इसमें एक कोड कॉमन आ रहा है। बताइए जरा वो कौन सा कोड है? एनजीआई, एनजीआई। तो यहाँ फेसिंग का कोड क्या हो जाएगा? एनजीआई, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा, RIY, SNK, देखो RIY है क्या? बिल्कुल है। SNK भी है। MLP, तो देखिए MLP, यस ये भी है। तो अल्टीमेटली अब हमें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें RIY का कोड निकालना है। तो RIY का कोड क्या होगा? देखिए जरा, RIY हमारे पास यहाँ पे है और RIY यहाँ पे है। तो इन दोनों लाइनों में बताइए जरा, एक RIY कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बताइए सेकंड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ लाइन के अंदर कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर चैलेंज कॉमन आता है। तो यहाँ RIY का सीधा सीधा कोड हो गया, यानी वर्ड हो गया चैलेंज। बात करते हैं SN की। SN के यहाँ पे है, SN के और कहीं पे है क्या? SN के थर्ड लाइन में भी है। अब आप देखो, फर्स्ट में और थर्ड लाइन में और कुछ कॉमन है? जी नहीं, सिर्फ SN के ही कॉमन है। तो यहाँ मुझे एक बार चेक करके बताइए, फेसिंग तो नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स यहाँ है, बट प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है। लेकिन विद को देखो, विद फर्स्ट में भी है और विद थर्ड में भी है। तो मुझे एक बात बता दीजिए दोस्तों, SNK का वर्ड क्या होगा? SNK का वर्ड हो जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं MLP का भी निकाल लेते हैं। MLP हमारे पास यहाँ पे है, और कहीं पे MLP है क्या दोस्तों? और यस, फर्स्ट में भी MLP है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में MLP है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो प्रॉब्लम्स है। एक हेल्थ भी दोस्तों कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, हेल्थ हेल्थ, तो अल्टीमेटली यहाँ पे MLP के लिए मेरे पास दो वर्ड बनते हैं, एक तो हेल्थ बनता है और एक प्रॉब्लम्स बनता है। ये दो वर्ड मेरे पास निकल के आते हैं। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, MLP और क्या कॉमन आ रहा है? HLT। तो MLP HLT और कहीं नहीं है, नहीं। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर चैलेंज होना चाहिए, जिसके अंदर विद होना चाहिए, और उस ऑप्शन के अंदर हेल्थ या प्रॉब्लम में से कोई एक वर्ड होना चाहिए, ठीक है। वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए चैलेंज तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सीधा सीधा कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 में चैलेंज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में भी चैलेंज नहीं है, तो 3 भी कट गया। और ऑप्शन नंबर 4 एंड 5 में भी चैलेंज है। अब देखते हैं विद की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में विद दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में विद नहीं है, और ऑप्शन नंबर 5 में भी विद है। अब दोस्तों बात करते हैं हम हेल्थ या प्रॉब्लम में से क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे हमारे पास हेल्थ दिया है, यहाँ पे हमारे पास हेल्थ दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 5 में यहाँ फेसिंग दे दिया। तो बताओ फेसिंग की रिक्वायरमेंट थी क्या? फेसिंग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, वो करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा?
वो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अब यहां हमसे डे का कोड पूछता है। तो दोस्तों देखिएगा, डे आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, और कहीं पर डे है क्या? यहां नहीं है, फर्स्ट में, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। अल्टीमेटली डे आपके पास फोर्थ लाइन में एक यूनिक है। तो अब आप ये देखो कि फोर्थ लाइन में और भी कुछ यूनिक है क्या? अब जैसे मैं ईच को चेक करता हूं, तो ईच देखिए दोस्तों, ईच यहाँ सेकंड में, सॉरी थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। अल्टीमेटली मेरे पास दो वर्ड ऐसे आते हैं जो कि यूनिक है। तो ऐसे तो दोस्तों हमें कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में इससे बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले एक बार आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, ऑब्लिक करके कोई ऑप्शन दिया है क्या? तो दोस्तों देखो, ऑब्लिक करके हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यदि ऑब्लिक करके कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हम सीधा सीधा इसका आंसर पिक कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैसे इसका यदि आप आंसर निकालना चाहें तो आंसर आ जाएगा। आप यहां से देखो एनजीआई को हटा दो, क्योंकि एनजीआई यहां से एनजीआई देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, जबकि हमें यूनिक देखना है। तो आर आई वाई ये भी आपका क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों वर्ड हमारे पास बचते हैं किसके लिए? डे के लिए। अब डे का कोड एनओपी भी हो सकता है और एच यू एस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों यूनिक है, दोनों यूनिक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का है, सर्किल सिटिंग अरेंजमेंट का। इस क्वेश्चन को मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई करें और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। यस, अब उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरीके से विजिबल होगा। और अब इसके बारी है सोल्यूशन करने की। एक सेकंड रुकिए, आप जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऊपर इंग्लिश की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, और तब तक मैं एक बार क्वेश्चन इसको एडजस्ट कर लेता हूं। ये लीजिए, आइए जरा अब बारी है इसके सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 8 मित्र हैं, 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सर्किल पे बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। इनमें से चार का चेहरा केंद्र, चार केंद्र के बाहर का सामना कर रहे हैं, और उनमें से चार केंद्र का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि चार लोग तो ऐसे हैं जो आउटसाइड हैं, और चार लोग ऐसे हैं जो इनसाइड हैं। ई केंद्र के बाहर का सामना करता है, अभी स्टार्ट मत करना, आगे चलो थोड़ा सा। ई के दोनों पड़ोसी केंद्र का सामना करते हैं। देखो ई के बारे में बताया, बाहर का सामना कर रहा है, फिर ई से रिलेटेड दूसरी बात भी बता दी। फिर देखो एच ई के राइट को दूसरा बैठा है, फिर ई से रिलेटेड एक और बात बता दी। तो अल्टीमेटली ई की कनेक्टिविटी अच्छी खासी दिख रही है, तो ई से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ई को फिक्स कर दो, ई बाहर का सामना करता है, और इसने बोला था कि ई के दोनों पड़ोसी केंद्र का सामना करते हैं, तो ई के दोनों पड़ोसी को हम केंद्र का सामना करा देते हैं। नेक्स्ट, आगे आपसे कहता है कि एच ई के राइट को दूसरा है, तो एच ई के राइट को दूसरा है, तो एच आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ई का फेस आउटसाइड है, तो राइट का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। आगे बढ़ो, बी ई के लेफ्ट को तीसरा है, बी है ना, ई के लेफ्ट में तीसरा है, तो फिर बी को हम यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि ई का फेस आउटसाइड है, तो लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज डी केंद्र का सामना करता है, डी आपका इनसाइड फेस करता है। तो सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करो कि डी आपका इनसाइड फेस करता है। डी के दोनों पड़ोसी केंद्र के बाहर का सामना करते हैं, यानी डी के दोनों पड़ोसी जो होंगे वो आउटसाइड फेस करेंगे। डी के दो पड़ोसी होंगे, और दोनों पड़ोसी कैसे फेस करेंगे? आउटसाइड फेस करेंगे। नेक्स्ट पे चलिए, जी ए के लेफ्ट में दूसरा बैठा है। अब देखो जी और ए नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी लिखना ही पड़ेगा। ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा? जी आएगा। नेक्स्ट, बी एच के राइट को तीसरे नंबर पे बैठा है, बी एच के राइट में तीसरा है। तो दोस्तों एच और बी हमारे पास सर्किल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एच के राइट में तीसरा बी बैठा है, तो एच की फेसिंग यदि मैं आउटसाइड कर देता हूं, नाउ यू कैन सी कि एच के राइट में तीसरे नंबर पे बी बैठा हुआ है। भाई एच की फेसिंग आउटसाइड करेंगे तो राइट का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो एच के राइट में तीसरा कौन बैठा है? बी बैठा है। यदि मैं एच की फेसिंग इनसाइड कर दूंगा ना, तो ये बी है ना, एच के लेफ्ट में तीसरा हो जाएगा, जबकि इंफॉर्मेशन कहती है कि एच के राइट को तीसरा है।
तो एच की फेसिंग आउटसाइड ही करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एफ डी का तत्काल पड़ोसी है। यहां लिख लेते हैं कि एफ है ना डी का नेबर है। एफ किसका नेबर है दोस्तों? एफ डी का इमीडिएट नेबर है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे चलो, सी जी का तत्काल पड़ोसी है। तो सी और जी एक दूसरे के क्या है? इमीडिएट नेबर है। इसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। आगे चलिए, डी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। जो डी है ना वो बी का नेबर नहीं है, तो डी आपका यहाँ नहीं हो सकता और डी आपका यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इंफॉर्मेशन मैंने साइड में शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में लिखी है, उन इंफॉर्मेशन का यूज करके मुझे ये सर्किल कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने यहाँ सर्किल के अंदर फिक्स इंफॉर्मेशन थी, मैंने एच बी और ई को फिक्स कर दिया, जिसमें से एच और ई की फेसिंग भी मुझे पता है और ई के दोनों पड़ोसी जो थे वो इनसाइड फेस करेंगे, ये भी इंफॉर्मेशन फिक्स थी। तो फिक्स इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे रेड कलर के पेन से नोट कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है जो मैंने साइड में लिखी हुई है, क्या इनको हम कैसे इस सर्किल के अंदर यूज करें। सुनना, डी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है कि डी इनसाइड फेस करता है, पहली बात। डी से रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन कि डी के दोनों पड़ोसी आउटसाइड होंगे, दूसरी बात। डी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन ये है कि डी एफ का नेबर है, डी और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो सबसे पहले इस डी को हम कैंसिल करते हैं कि डी कहाँ कहाँ पर नहीं बैठ सकता। दोस्तों एक बात बताइए कि डी एक तो यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल है। अब यदि मैं देखूं कि डी को यहाँ बैठाने की कोशिश करूं, तो बताओ यदि डी को आप यहां बैठाओगे तो डी एफ का नेबर हो सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली डी आपका यहां पर भी नहीं बैठ सकता। तो कुल मिला के अब मेरे पास डी के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो प्लेस बचे। एक तो प्लेस नंबर 1 और प्लेस नंबर 2। ये जो दो प्लेस हैं दोस्तों, ये किसके लिए रिजर्व होंगे? अब यहाँ डी के लिए होंगे। इन दो जगहों में से एक जगह पर डी बैठे। अब वो जगह कौन सी है हमें नहीं पता दोस्तों। अब इस कंडीशन, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि या तो अपनी पेंसिल उठाओ और कहीं पर भी इन दो जगहों में से कहीं पर भी डी को फिक्स कर दो और फिर इन इंफॉर्मेशन का यूज करके बैठाना शुरू कर दो। इन केस यदि वो कंडीशन आपकी गलत हो जाती है, ठीक है, तो आप जो पेंसिल से आपने काम किया है, भाई जो काम आपने पेंसिल से किया उसको इरेज कर दो और जो डी की दूसरी वाली कंडीशन है, दूसरी वाली जगह है, वहां पे डी को बैठाओ और इन इंफॉर्मेशन को सेट करना शुरू कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी के पैरेलल में एक सर्किल और बना सकते हैं और एक सर्किल में डी को जगह नंबर 1 पे बैठा दो और दूसरे सर्किल में डी को प्लेस नंबर 2 पे बैठा दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा दोस्तों कि यदि मान लो आप दो कंडीशन में आके फंस गए, तो आप जो फिक्स इंफॉर्मेशन है उसको तो पेन से लिख लो और जो अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये डी वाली अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है, इसको आप पेंसिल उठाइए और पेंसिल से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं किसी एक जगह पर डी को रखूंगा और वहीं से ही इसको बनाना शुरू कर दूंगा। इन केस यदि वो कंडीशन मेरी गलत हो जाती है तो फिर मैं डी को वहां से हटा करके दूसरी जगह पर सेट कर दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल उठानी है इस जगह पर। यदि मैं डी को यहाँ बैठा दूँ इस जगह पर, तो डी का फेस इनसाइड, पहली इंफॉर्मेशन। डी के दोनों पड़ोसी आउटसाइड हैं, देखो ये पड़ोसी ऑलरेडी आउटसाइड है तो ये पड़ोसी भी आउटसाइड हो जाएगा। दूसरी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। डी एफ का नेबर है तो ये लीजिए डी एफ का नेबर भी हो गया, एक और बात पूरी हो गई। अब आगे चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ए के लेफ्ट में सेकंड जी बैठा है। तो ए के लेफ्ट में सेकंड यदि जी बैठेगा तो दोस्तों ए को यहां बैठाएंगे तो ए का फेस अब कैसा है? इनसाइड। तो लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो ए के क्लॉकवाइज दूसरे नंबर पे जी यहां आ जाएगा। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और बची हुई है कि सी जी का निकटतम पड़ोसी है। तो यदि सी जी का निकटतम पड़ोसी है तो दोस्तों फिर सी को हम यहाँ बैठा देते हैं और ये जी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कंडीशन मैंने बनाई वो मेरी एकदम सही बैठ गई। डी को मैंने जो प्लेस नंबर 1 पे रखा वो बिल्कुल सही रखा था और डी इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यदि सपोज करो कि आपने डी को जगह नंबर 2 पे रखा होता तो आप ये वाला जो काम आपने किया इसको हटा करके डी को जगह नंबर 1 पे रख देते। सिंपल इज दैट। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं दो सर्किल यदि आप बनाते हैं दोस्तों तो उसमें टाइम तो लगेगा, उसके अंदर टाइम तो लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको दो सर्किल कभी बनाने ही नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि हमें 2 की जगह 3 सर्किल भी बनाने पड़ सकते हैं। तो वो चीज अलग है दोस्तों, उसको हम जब क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग आपको उस मोमेंट में बताएंगे।
तो फिलहाल आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सी जी बी के फेसिंग हमें नहीं पता। जितनी इंफॉर्मेशन इसने हमें दी थी उस अकॉर्डिंग सिर्फ इतना सही बन सकता है, इसके अलावा कुछ भी हम अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग जी सी बी की फेसिंग हम पता नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए जरा अब बारी है इसके सवालों को करने की। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके क्वेश्चन में आपको दिखा क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं और क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने होंगे। जैसे एच के राइट में, एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो एच के इमीडिएट राइट में जी बैठा है, तो जी का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। ए के राइट में तीसरा कौन बैठा है, तो ए के राइट में तीसरा कौन बैठा है, ए के राइट में तीसरा एफ बैठा है, एफ का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आपको अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने होंगे, ठीक है। आपको अपने आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, 28 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 25 स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 को हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। चलिए, मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपको सिर्फ वो सर्किल बना के दिखा दिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए। उसका रीजन ये है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, पूरा टाइम आपको सिर्फ समझाने में दिया, ताकि आपको, क्योंकि मेजर टास्क क्या होता है, मेजर टास्क सर्किल को बनाना ही होता है। क्वेश्चन तो फिर आसान होता है, क्वेश्चन तो हम पढ़ के सिर्फ आंसर ही तो लगाना होता है। तो मेजर टास्क जो होता है वो मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के आधार पर। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the English alphabetical series and hence form a group। और इस प्रकार से ये एक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 ऑप्शन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग एक जैसे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है, और जो अलग वाला ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 समान हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, अर्थात पहले 13 वर्णमाला को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर अंतिम 13 वर्णमाला को एक साथ जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए से लेकर के जेड, ए से लेकर के जेड टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। लेकिन यदि हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें कि ए से लेकर के एम, ये तो हो गए आपके प्रथम 13 अक्षर, ठीक है। और फिर एन से लेकर के जेड, फिर एन से लेकर के जेड, ये हो गए आपके अंतिम 13 अक्षर। ये आपसे कहता है कि प्रथम 13 अक्षर ए से एम और अंतिम 13 अक्षर एन से जेड, इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि आप इस क्वेश्चन को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता। स्पेशली ध्यान रखना, आरआरबी पीओ के जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छोड़ मत आना, मैं करवा रहा हूँ सॉल्व इसे। आप देखिए दोस्तों, एफ और एच ये दोनों हमारे ऑप्शन, ये सॉरी, ये दोनों हमारे ग्रुप नंबर 1 के अंदर शामिल होते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है। एम ए ये दोनों भी, ये दोनों अल्फाबेट भी ग्रुप नंबर 1 में है। सी के ये दोनों अल्फाबेट भी आपके ग्रुप नंबर 1 में है। एल बी ये दोनों अल्फाबेट भी ग्रुप नंबर 1 में है, लेकिन एस यू ये आपके ग्रुप नंबर 1 के अंदर नहीं आते। एस यू आपके एन और जेड यानी ग्रुप नंबर 2 के अल्फाबेट हैं, तो ये आपका अलग हो गया, जो अलग है वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये एक बॉक्स पजल का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चल, अब क्वेश्चन एकदम सेट है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब एक सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। अरे 8 बॉक्स है, तो 8 बॉक्स के लिए पहले तो जगह बनाते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं,
बॉक्स नंबर 1 को ऊपर रख दो या नीचे रख दो, एक ही बात है। दोस्तों बॉक्स पजल से रिलेटेड मैं कुछ 2-3 बातें हैं वो आपसे पहले कर लेता हूं क्योंकि ये जरूरी है। बॉक्स बेस्ड पजल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के अंदर दी जाती है तो वो टोटली अनसर्टेन होती है, ठीक है, फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उनको फटाफट से एक शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में हम लिख लेंगे। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को, भाई एक इंफॉर्मेशन उठाएंगे यहाँ रखेंगे, उससे कनेक्टिविटी वाला दूसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको उठा के रखेंगे, फिर उसके कनेक्टिविटी में तीसरी इंफॉर्मेशन है उसको उठा के रखेंगे। इस प्रकार से हम पजल को बनाना शुरू करेंगे। इन केस यदि आपकी एक कंडीशन जो आपने पिक करी वो गलत हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, उस कंडीशन को हटाना है, फिर दूसरी कंडीशन को प्लेस करना है, वो भी गलत हो जाती है तो तीसरी कंडीशन को प्लेस करना है। दोस्तों बॉक्स पजल को सॉल्व करने का यही एक हमारे पास तरीका हो सकता है, क्योंकि यदि हम फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दे हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये फिक्स इन्फॉर्मेशन तो देता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। कंडीशन बनाते जाओ, काटते जाओ, बनाते जाओ, काटते जाओ। आप मान के चलना कि कम से कम आपको 4 से लेके 5 कंडीशन तो एग्जाम के अंदर बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना एग्जाम में। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन को टाइम भी दे दिया, 2-3 कंडीशन बनाई और फिर छोड़ दिया, नहीं। आप कम से कम 4 कंडीशन बनाओ, 4 में से एक कंडीशन तो दोस्तों आपकी डेफिनेटली बनी ही जाएगी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सीधे क्वेश्चन के ऊपर। 8 बॉक्स हैं जिनको नीचे से ऊपर रखा गया है, तो नीचे से ऊपर रख दो, तो नीचे नंबर 1 आ जाएगा, उसके ऊपर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो मैंने ऐसे रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बॉक्स के नाम इस प्रकार हैं ABCDEFGH। अब यहां से देखना, सी और एच के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, तो सी और एच के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो सबसे पहले तो इसी को लिख लो। नेक्स्ट एच और ए के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो इसको लिख लेते हैं। एच और ए के बीच में, अब देखो दोस्तों ये कनेक्टिविटी बन रही है, सी और एच के बीच में 4 है और एच और ए के बीच में 2 है। आगे बढ़ो, ए और एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ये लीजिए ए और एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं। एफ और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। नेक्स्ट बी और डी के बीच में 1 बॉक्स है। नेक्स्ट डी एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं है, डी के जस्ट ऊपर एफ नहीं होगा या एफ के जस्ट नीचे डी नहीं होगा, एक ही बात है, एक ही चीज है, ठीक है। ऊपर नीचे यदि डी लिख दिया तो एफ को क्रॉस कर दो, एफ लिख दिया तो डी को क्रॉस कर दो। नेक्स्ट ई और जी के बीच में 2 बॉक्स है। नेक्स्ट ई एच के एक स्थान ऊपर रखा गया है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है, ई है ना, एच के एक स्थान ऊपर होने का मतलब एच के जस्ट ऊपर, एच के जस्ट ऊपर कौन आएगा, ई आएगा। और जस्ट ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो होती है दोस्तों उसको मैं इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, आपको भी इसी एरो से रिप्रेजेंट करना है। और इसने बोल दिया है कि ई आपका सबसे टॉप के ऊपर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे तो ई को पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब सुनो, सबसे पहले यहीं से उठा लेते हैं कि सी से, देखो सी और एच को रखेंगे तो एच आएगा, एच की वजह से ए आ जाएगा, फिर ए की वजह से एफ आएगा, फिर बी आ जाएगा, बी से डी आ जाएगा, फिर आगे तो हम बना ही सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सी को यदि दोस्तों मैं सबसे ऊपर रख दूं, रख सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई, रखना है ना, कहीं से तो स्टार्ट करनी है। एच को भी रख सकते थे लेकिन एच को नहीं रख सकते थे, सबसे ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि एच के जस्ट ऊपर ई भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच सबसे ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक बार के लिए यहाँ पे सी को रख दिया, ठीक है। तो सी को यदि मैं रख देता हूं तो सी और एच के बीच में कितने हैं, सी और एच के बीच में आपके पास कितने हैं दोस्तों, 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। एच आपका यहाँ पर है, एच और ए के बीच में 2 बॉक्स है, तो 1 एंड 2, ए आपका यहाँ पर है। ए और एफ के बीच में 3 है, तो 1 2 3, एफ आपका यहाँ पर प्लेस हो जाए। एफ और बी के बीच में 2 है, तो 1 एंड 2, बी आपका यहाँ पर प्लेस हो जाए। नेक्स्ट बी और डी के बीच में 1 है, तो बी और डी के बीच में 1 है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। एच के जस्ट ऊपर ई आना चाहिए, तो ये लीजिए दोस्तों एच के जस्ट ऊपर ई भी आ चुका है। ई और जी के बीच में 2 का गैप है, तो ये लीजिए दोस्तों ई और जी के बीच में 2 का गैप हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन ये है कि डी
के जस्ट ऊपर और नीचे एफ नहीं होना चाहिए, तो नाउ यू कैन सी डी के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे एफ नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, यानी हमने जो पहली कंडीशन को ही पिक किया वो एकदम सही कंडीशन थी और इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन बॉक्स बेस्ड पजल का हमारा होता है कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे। जैसे कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, जी है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर है, तो डी के जस्ट ऊपर कौन सा है बताओ जरा, डी के जस्ट ऊपर तो सी है, तो सी का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसके आंसर आपको देने होंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 32, डी और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं ये आपको बताना है। 33, ई के नीचे कितने बॉक्स हैं ये भी आपको बताना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है, सी डी ए, हाँ बिल्कुल सही है, यही हमारा सोल्यूशन था। अब आ जाइए सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहता है if 3 is added to the second digit of each number then the numbers thus formed will be divisible by 3। यानी प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में दोस्तों दो बातें होती हैं, ध्यान रखना। एक तो होते हैं नंबर्स, हिंदी में बोलेंगे संख्या, और एक होती है डिजिट, हिंदी में बोलेंगे अंक। दोस्तों ध्यान रखना ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होती है। दोस्तों ये मेरे पास 714 लिखा हुआ है, तो 714 मेरे पास एक नंबर है, 714 मेरे पास क्या है, एक नंबर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी डिजिट्स यूज की गई हैं, इसके अंदर 7 एक डिजिट है, इसके अंदर 1 एक डिजिट है, इसके अंदर 4 एक डिजिट है। तो नंबर अलग होता है, डिजिट अलग होती है, इस बात का ध्यान रखना। इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 3 को जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार जो बनने वाली संख्याएं हैं वो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल नंबर हमको देखना है। दोस्तों इस जगह पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना दोस्तों कि 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। यानी 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि यदि हमारे पास जो नंबर गिवन है उस नंबर का एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है, उस नंबर का टोटल यानी एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब जैसे हमारे पास 714 है, 714 है, तो 714 में हम एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, तो 7 और 1 8 और 4 11। अब यहाँ पे 11, लेकिन इस सेकंड वाली डिजिट में 3 को ऐड भी करना था, तो अब ऐड कर देते हैं ना, तो क्या दिक्कत होगी। तो 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 हो गया आपके पास 14। तो कुल मिला के 7 और 4 11, एक सेकेंड, 12, 12 और 3 15, दोस्तों ये 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा। तो बताइए जरा क्या 15 आपके पास 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है, तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 9 और 2 11 और 7 18 और 3 21, भाई 21 क्या 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, ये भी सही है। 5 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, क्या 11 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 और 3 6 और 5 11 और 3 14, क्या 14 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 सॉरी 8 और 1 9, यहाँ मिस्टेक हो गई, 8 और 1 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 3 से डिवाइड होता है क्या, जी हाँ दोस्तों 3 से डिवाइड होता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास इस प्रकार से 3 नंबर ऐसे बनते हैं जो 3 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को, यानी ये जो 714 नंबर है ना, इसमें जो डिजिट है 714, इनको अवरोही क्रम में यानी कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। चलो सेट कर देते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ क्रम, तो 7 के बाद 4, फिर 1, फिर 9, फिर 7 और फिर 2, ठीक है, फिर 7 5 1, फिर 9 5 3, और यहाँ पे 9 8 3। तो इनको मैंने चेंज कर दिया है, व्यवस्थित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्याओं की नई व्यवस्था में सबसे बड़ी होगी। तो अब मुझे बता दो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन रहा है। आप कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर 983 बन रहा है। भाई जब ऐसा हमने चेंज किया उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 983, तो 983 का मतलब ये नंबर किससे बना है, 398 से बना है। तो 398 हमारे पास कहां पर है, 398 ऑप्शन नंबर ई के अंदर गिवन है।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो बताइए जरा, पहली सबसे छोटी संख्या तो ये है, दूसरी सबसे छोटी संख्या 398 है। हाँ, तो इसका दूसरा अंक क्या है हमारे पास, इसका दूसरा अंक है 9। इसकी सेकंड डिजिट क्या है, सेकंड डिजिट है 9। अब आगे आपसे कहता है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 927, और इसकी तीसरी डिजिट क्या है 7 है। से ऐड किया जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा, 9 में 7 को ऐड करोगे दोस्तों तो रिजल्ट क्या आएगा 16 आएगा। 16 का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी होगी। दोस्तों ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यानी जितने भी नंबर है ना, उसके फर्स्ट डिजिट में तो 3 को ऐड कर दो और उसके लास्ट डिजिट में 1 को ऐड करो, फिर उसके बाद कंपैरिजन करो, कंपेयर करो कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दोस्तों मुझे एक बात है, ये जो 3 ऐड करना है ये, और जो लास्ट में 1 ऐड करना है, क्या ये पर्टिकुलर किसी नंबर के साथ ही करना है क्या? जी नहीं, ये काम, ये जो ऑपरेशन है आपको प्रत्येक नंबर के साथ करना है। 714 के साथ भी करना है, 927 के साथ भी ऑपरेशन होगा, 175 के साथ भी सेम ऑपरेशन होगा, 593, 398 सबके साथ होगा। तो एक बात बताइए, यदि सेम ऑपरेशन प्रत्येक नंबर के साथ हो रहा है तो क्या कंपैरिजन पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल जो नंबर सबसे बड़ा है, इस ऑपरेशन को करने के बाद भी वही नंबर सबसे बड़ा रहने वाला है, क्योंकि ये सवाल कंपैरिजन का है। इसने पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो बताइए जरा यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पहला सबसे बड़ा 927 है और दूसरा सबसे बड़ा नंबर 714 है। तो इस ऑपरेशन को करने के बाद भी ये 714 दोस्तों सबसे बड़ा ही रहने वाला है, यानी दूसरा सबसे बड़ा रहने वाला है। तो 714 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज राइट होगा इस ऑप्शन का, सॉरी इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि सभी शब्दों के पहले और दूसरे वर्ण को आपस में बदल दिया जाए तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। यानी ये एफ ए एन है ना, तो ये हो जाएगा ए एफ एन। तो ए एफ एन कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता। एच ओ पी, तो इसको फर्स्ट और सेकंड को बदलोगे तो ओ एच पी बनेगा, ये भी कुछ नहीं होता। ई जी टी ये कुछ होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होता। यू सी बी ये कुछ होता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आई एम डी भी मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास इस अकॉर्डिंग 0 वर्ड ऐसे आ रहे हैं जो एक सेंस क्रिएट करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट था, 17 क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों मैं पहले कह देता हूँ कि ये वीडियो अब खत्म होने वाला है, जाने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों कंटेजियस वर्ड है, इसमें पहले और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान भी आपस में बदल दिए जाएं। तो परिवर्तन के इसी क्रम को आगे भी जारी रखा जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो वर्ड है ना कंटेजियस, इसको मैं यहां लिख रहा हूं CONTAGIOUS। आप एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये जो कंटेजियस वर्ड है ना, इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करो। ठीक है, तो कंटेजियस वर्ड को जैसे ही मैंने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, अब आपको क्या करना है कि ये GIOUS इस वाले हिस्से को उठा के यहां लाना है, GIOUS, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है CONTA इसको उठा के इसके पीछे कर दो, CONTE। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि नई व्यवस्था में बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो यहां देखिए जरा, लेफ्ट से तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है O, तो O इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप यदि पेन भी नहीं उठाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखिए हमारे पास वर्ड था कंटेजियस, हमने इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक भी कर दिया। इक्वल पार्ट्स में देखो, 5 लेटर इधर है, 5 लेटर इधर है, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों मुझे ये चीज पता है कि यदि GIOUS को उठा के मैं इधर लाऊंगा तो ये जो G है ना, ये इस लेफ्ट कॉर्नर पे आने वाला है। तो यदि G लेफ्ट कॉर्नर पे आने वाला है तो मैं लेफ्ट कॉर्नर से तीसरा यहीं पर ही काउंट कर लेता हूं। तो बताइए जरा, इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आ रहा है? इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर O आ रहा है।
क्या इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है। सुनना जरा कैसे नहीं है। ये जो वर्ड था ना कंटेजियस, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप स्क्रीन के ऊपर ही इसको बीच में से ब्रेक कर लेना, ठीक है? आप देख लेना कि कंटेजियस है, फिर दिमाग में ये रखना पूछा क्या है। इसने पूछा है लेफ्ट से तीसरा, तो हमें पता है कि CONTA जी, अब जी से, जी है ना लेफ्ट कॉर्नर पे जाएगा, जी यदि लेफ्ट कॉर्नर पे जाएगा तो बताओ जरा लेफ्ट से तीसरा क्या आ गया? ओ आ गया, तो ओ का मतलब डी इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए हमें पेन भी नहीं उठा। तो दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन अब होते हैं कंप्लीट, ठीक है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये क्लास आपको पसंद आई है, तो हमारे इस फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।